हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली रोहिला, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बेटा देखिए, इस सेशन में हम बिट सेट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और बिट सेट की हम इनऑर्गेनिक की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके पहले बार बार आपके रिपीटेडली आपके इस पेपर में पूछे गए हैं और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको बताऊंगी। अब देखते हैं बेटा कौन से टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आपके रिसेंटली लगभग 5 सालों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा इसके अंदर आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इस कंपाउंड की इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका दो सालों में ये पूछा गया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ H2O2 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हार्डनेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर के बारे में क्वेश्चन आया है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन से क्वेश्चन आया है और ये सारे टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट से तो हम बोले हर साल पेपर में क्वेश्चन आपका आया है, तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल करके जाना है। साथ ही साथ शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में बेटा आपसे डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है और साथ ही साथ आपसे पी ब्लॉक की हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है। उसके अलावा इंटरस्टिशियल हैलाइड से क्वेश्चन आया हुआ है और ऑक्साइड्स ऑफ नेचर से और मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला टॉपिक भी आपका बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से 2 बार क्वेश्चन आया है बेटा, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस से क्वेश्चन आया है। इसके भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपसे पूछता है कि POH बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, P डबल बॉन्ड O कितने प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सूडो हैलाइड्स, पॉली हैलाइड्स एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स और एसिडिक स्ट्रेंथ और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। अब हम आ जाते हैं एनालिसिस, PYQ एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपकी एनालिसिस है। 2023 में आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इनऑर्गेनिक के और 2022 में आपसे 10 क्वेश्चन, 2021 में 11 और 2020 में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2019 में बेटा आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की सीरीज पे। अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और बेरियम आपको दी गई है बेटा। ग्रुप नंबर 2 आपको दिया गया है, तो हमें पता है ग्रुप नंबर 2 के अंदर साइज का ऑर्डर क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम देन कैल्शियम, स्ट्रोंजियम एंड बेरियम, ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, और अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो हमें पता है यहाँ पे टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है बेटा, साइज कर रहा है इंक्रीज, और साइज इंक्रीज कर रहा है और हमें पता है कार्बोनेट का साइज भी बड़ा होता है। तो जो साइज कंपेरेबल होते हैं, एक दूसरे के जैसे साइज के होते हैं, वो कंपाउंड्स आपके स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बेरियम होगा और सबसे लिस्ट स्टेबल कार्बोनेट होगा बेटा मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा बेरियम कार्बोनेट स्टेबल है, फिर स्ट्रोंजियम एंड देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका लीस्ट स्टेबल है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगी इसी टाइप के, इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपसे रिपीटली पूछा गया है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड, क्या ऐड किया जाए, किसमें ऐड किया जाए, एडेड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए क्या ऐड किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैम ये हार्डनेस क्या होती है वाटर की। बेटा आपको पता है कि कोई भी वाटर हार्डनेस शो करता है, हार्ड वाटर कहलाता है या हार्डनेस हो जाती है उसमें अगर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हो। और कौन से आयंस प्रेजेंट हो बेटा, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है या फिर और सल्फेट्स प्रेजेंट है।
तो अगर कार्बोनेट्स और सल्फेट्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो आपका वाटर होता है वो हार्डनेस उसके अंदर आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऐसा क्यों? सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम के किसी भी आयन के साथ, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं और क्लोराइड्स भी हो सकते हैं हार्डनेस के लिए। मान लिया कि हमें मैग्नीशियम के क्लोराइड प्रेजेंट है वाटर में और हार्ड वाटर बना रखा है, तो हम इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और हमें क्या मिलेगा बेटा? NaCl मिल जाएगा। और हमें पता है बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मिलता है हमें PPT प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इसको बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा? रिमूव कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और इससे हमारा जो हार्ड वाटर है वो क्या हो जाता है? अब पीने जैसा हो जाता है, मतलब इसमें से हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में लगभग हर साल पूछा गया है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछी गई है। आपको बताया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 बोर मैग्नेट है। तो आपको बताना है कौन से वाले कंपाउंड की, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इतनी होगी। तो बेटा एक सीधी सी बात मैं अगर करती हूं कि अगर आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी भी फ्रैक्शन में दे रखी हो, इसका मतलब अगर 2.82 है तो इसका मतलब इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर बोर मैग्नेटिक की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग दे रखी है या 3 पॉइंट कुछ दे रखा है, इसका मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होगा। 4 पॉइंट समथिंग दे रखी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 4 होगा। यानी इनमें से हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चेक किया फर्स्ट नंबर कंपाउंड निकल Cl4, निकल Cl4 3 नेगेटिव कंपाउंड हमने चेक किया। इसमें हमें पता है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा? X-4 इज इक्वल टू -3 और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा +1। निकल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? निकल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 3D8 और 4s1 हो जाएगी, 4s1 हो जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं निकल सेकंड वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड में हम चेक करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। दिस इज 3D, देन 4s एंड देन 4p, ये वाला 4p हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये आपका एक S में इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, मतलब इसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर आपका नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट आप चेक करिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपका चेक करते हैं, क्या नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्या उसमें हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला चेक करिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं NiCl4 2 नेगेटिव, इसको चेक करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे? देखिए X-4 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा +2। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 3D8 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब चेक करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ये आपका 3D हुआ और ये आपका 4s हुआ, तो इसमें 3D देन 4s एंड देन 4p, ठीक है। तो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D में इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 0 है और 4D में भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा?
2 है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रूट n इंटू n प्लस 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो यह आ जाएगा आपका रूट 8 विच इज इक्वल टू 2.82 बोर मैग्नेटिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सबको चेक करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, ठीक है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन BrF3 मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल में आपसे पूछे हैं कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया। इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है कि इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, क्या मिनिमाइज करने के लिए हमने लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है। तो बेटा देखिए, इसका सबसे पहले लेविस डॉट इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो ब्रोमीन एक हैलोजन कंपाउंड है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्लोरीन के पास में भी कितने बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में 7 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फ्लोरीन के अंदर भी चेक करेंगे, फ्लोरीन के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा बेटा, और सिमिलरली फ्लोरीन यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड बनेगा, और फ्लोरीन का यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बन जाएगा। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्ड बनेगा, और ये 2 लोन पेयर्स आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। ये जो बिल्कुल ये वाली पोजीशन जो होती है, इसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन, और ये वाली होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो बेटा इक्वेटोरियल को हम इसलिए रखते हैं कि अगर हमने इसको एक्सियल पे रखा तो वहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी, और लोन पेयर रिपल्शन भी होगी। तो उसको मिनिमाइज करके, दोनों रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमने इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है। एक्सियल बॉन्ड्स कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं, तो इसकी वजह से मिनिमाइज हो जाती है रिपल्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए इसको लोन पेयर्स को हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पे क्या पूछा है बेटा, पूछा इंटरस्टिशियल हैलाइड्स बता दिए। इंटरस्टिशियल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरस्टिशियल हैलाइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स पूछा है, हैलाइड्स नहीं हाइड्राइड पूछा है। इंटरस्टिशियल किसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा, ये वर्ड यूज होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। तो बस चेक कर लीजिए कौन से वाले हैं, ये निकल, ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो नहीं है, और जिंक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये बनाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो बाकी क्या बनाएंगे बेटा, ये अमोनिया, मीथेन और वाटर, ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे आपके कोवलेंट हाइड्राइड, ये आपके कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे, ये आपके इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी ब्लॉक का मेटल है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैच करना है आपको, ठीक है। तो कौन से वाला कंपाउंड किस से रिलेट कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए बेटा, हमें पता है पोटेशियम स्टीरेट, पोटेशियम स्टीरेट से क्या बनती है बेटा, ये क्या होती है, सोप में काम आता है। तो ये वाला आपका किस में काम आता है, ये किसकी तरह काम करता है बेटा, सोप की तरह। तो यानी कि हमारे डी ऑप्शन का हो जाएगा 4, डी का 4 हो गया, इसमें 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद देखिए बेटा, क्लोरीन, ये सोडियम परबोरेट, ये किसका काम आता है बेटा, ये है एक मिल्क ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और क्लोरीन क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट है। और बायोथाइनोल ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। फर्स्ट का 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर स्ट्रक्चर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, बल्कि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका बोल सकते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, पहली पीपीटी में बताया था कि आपको क्या क्या पूछा गया था। पहले चीज शेप, हाइब्रिडाइजेशन
और स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है, हर पेपर में पूछी गई है। तो देखिए इसका पूछा आपसे लीनियर स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा। जब आप इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आपको मिलेगा I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो आपको पता है आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बनाइए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें ध्यान से देखिए बेटा, ये इसके साथ में क्या बनाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये इसके साथ में क्या बनाएगा बच्चा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, मैडम एक कोवलेंट बॉन्ड बना के इसके पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 और 1 8 हो गए, और इसके पास में भी बच्चे कितना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या करेगा, इस वाले, ये अब बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है, तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेंट्रल एटम पे आएगा, यानी इस वाले एटम पे एक नेगेटिव और आएगा, ठीक है, इस वाले एटम पे एक नेगेटिव आएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसने क्या किया है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस पे भी आयोडीन आएगा और ये सिंगल सिंगल बॉन्डेड बना देंगे, यानी कि स्ट्रक्चर बनेगा I I और I, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और ऊपर और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब एक आयोडीन ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। उसके बाद में है N3 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए बेटा ये वाला लीनियर मिलेगा आपको, और आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला कंपाउंड भी आपको लीनियर मिलेगा। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपाउंड। देखिए बेटा ध्यान से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, हमें पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 3 की नीड है। इधर भी बनाया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर भी बनाया 1 2 3 4, और आपने बना दिया एक 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन्होंने बॉन्ड बना दिया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बेटा, इसको नीड है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो एक तो नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको यहीं से मिल जाएगा। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको कहाँ से मिलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं, ये नाइट्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाऊं N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इसने नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड्स है फर्स्ट और फिफ्थ कंपाउंड से, जिनका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, लीनियर है। बाकी के बना के देखेंगे इसी तरीके से, तो आप देखेंगे उनका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं मिलता है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सेस NiCO4 एंड NiCO4 2 नेगेटिव। इस कंपाउंड में इन सब की हमें क्या बतानी है, इन की करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या है, ये कहता है कि निकल इज इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, या इन सब ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। चलो बेटा सब चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं NiCO4, NiCO4 इस वाले कंपाउंड को हम देखते हैं, ठीक है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, X कार्बोनिल पे चार्ज 0 होता है, तो ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। निकल इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आएगा 3D8 4s2, ये आपकी हाइब्रिड, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अब इसकी बनाएंगे हम, क्या होगा, NiCO4 को कैसे देखेंगे, देखो इसके बनाते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। क्या होगी, दिस इज 3D, 1 2 3 4 5 3D के बाद में आ गया बेटा 4s के बाद में आ गया 4p, और 4p के बाद में 4d आता है। चलो पहले चेक करते हैं 3D 4s और 4p, इनको चेक करते हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5
6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है बेटा कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कार्बोनिल क्या कराएगा बेटा, पेयरिंग कराएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, तो ये वाली इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 2 3 1 2 3 4 5 और 3D 4S और 4P इस तरीके से बनेगा। तो ये सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो अब 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, दिस इज 3D, दिस इज 4S और 4P। अब कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा NiCN4, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी +2, तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे बन जाएगा 3D 4S और 4P, ये बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 4S में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0। तो अब बना के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन इसकी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखेंगे साइनाइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयर कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये हमें किस तरीके से नजर आएगा, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 3D 4S और 4P, इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये आपका 3D 4S और 4P 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्या कहते हैं कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नहीं। एक की निकल कार्बोनिल में तो क्या है बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, स्क्वायर प्लेनर दोनों नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा इसका कि आपका जो पहला वाला कंपाउंड है कार्बोनिल वाला वो टेट्राहेड्रल है और सेकंड वाला कंपाउंड क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट एज ए S2 मॉलिक्यूल, S2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये आपका S8 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा क्या कहते हैं कि इट डज नॉट एबल टू कॉन्स्टिट्यूट p-pi बॉन्ड्स, ये p-pi बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्या ये बात सही है। तो देखिए बेटा सल्फर का साइज की अगर मैं बात करूं तो सल्फर का लार्ज साइज होता है, और p-pi बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो उसकी वजह से साइडवेज ओवरलैपिंग उस वाले मॉलिक्यूल या उस वाले एटम के अंदर होती है जिनका साइज छोटा होता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है p-pi बॉन्ड की ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है वो या टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और फिर भी p-pi बॉन्ड बनता है तो वो वीक बॉन्ड बनता है और एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का लार्ज साइज है, इसकी वजह से जो p-pi बॉन्ड ये बनाएंगे वो p-pi बॉन्ड क्या होगा बेटा, वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो इसीलिए S2 मॉलिक्यूल जो है वो नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑक्साइड बताना है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो आपने सब पढ़ा हुआ है पहले कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और कुछ ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है जो कि आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसमें ऑप्शन ए में कहता है टिन ऑक्साइड। तो हमें पता है टिन ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान रखना,
कई बार इनकरेक्ट ऑर्डर पूछता है, हम करेक्ट बताते हैं, तो इधर बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर पूछा है आपसे आइसोटोप्स का। कौन से आइसोटोप्स दे रखे हैं, ये कौन सा दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दे रखे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो यहाँ पे T2 बोला है, D2 और P2, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सही है। बेटा हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप को क्या होता है, सेम। तो जितना ज्यादा किसी का मास होगा, मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा ही होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें पता है इसका ट्रिटियम का मास कितना होता है बेटा 3, और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही हो जाएगा। दूसरी चीज में पूछता है कि बॉन्ड एनर्जी बता दीजिए। बेटा बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो जितना ज्यादा साइज छोटा होता है, एक्चुअली क्या होते हैं ये जो आइसोटोप्स होते हैं, अगर इनका मास कम होता है, तो मास कम होता है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से इनका जो बॉन्ड जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रिटियम की, तो इसका मास ज्यादा है और ये आपका इतनी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका ठीक है, इसका मास ज्यादा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम की और फिर प्रोटियम की, मतलब हाइड्रोजन मास नंबर 1 वाला, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बिल्कुल बराबर है, हाँ इनमें बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। उसके बाद में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बॉन्ड एनर्जी किसी की कम होगी तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम है, जल्दी टूट जाएगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आपके चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको कराया था सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है थर्मली मोस्ट स्टेबल पूछा गया था, उसमें ऑर्डर पूछा गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी बता दीजिए, और इसमें आपसे सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और बेरियम, तो लार्ज साइज किसका होता है बेटा, बेरियम का, और बेरियम सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है कार्बोनेट के साथ में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, बेरियम कार्बोनेट आपका सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। सो नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछी है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले भी रिपीट किया, शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछा गया, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसमें CrF6 3 नेगेटिव कंपाउंड की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। CrF6 3 नेगेटिव, इस वाले कंपाउंड की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। तो सबसे पहले देखिए क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, x-6 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3, यानी क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये कितना हो जाएगा, 3d5 4s1 होता है, तो 3d5 4s का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा 3d3 और 4s0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 3d3, क्योंकि क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन गए बेटा, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, तो ये 3d3 4s0 हो जाएगी। अब चेक कीजिए, अब हमने चेक की इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर है 3d के बाद में बेटा 4s के बाद में क्या है 4p, ये वाला स्ट्रक्चर आपका होगा, ठीक है। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अब ये देखिए ये वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6 लिगेंड्स, तो 6 ऑर्बिटल चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो इसमें चेक कीजिए D2sp3 कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है OF एंड F2 कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपसे पूछा इनका कंपैरिजन बताइए,
क्या है ये, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और इनकी स्टेबिलिटी वगैरह ये सब बताना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर से भी क्वेश्चन आता है, टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, तो चेक कीजिए बेटा। देखो OF और F2 इन दोनों का चेक करना है। तो आपको पता है कि कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करते हैं बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, पैरामैग्नेटिक कहेंगे किसी कंपाउंड को, पैरामैग्नेटिक कहेंगे अगर वो कंपाउंड आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो कंपाउंड होगा पैरा, और अगर उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटा, डायामैग्नेटिक कब होगा, अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स में उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं उस कंपाउंड को कह दूंगी कि वो कंपाउंड मेरा डायामैग्नेटिक है। चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा OF के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, और कितने बेटा 9, 8 और 9 कितने हो गए हैं, इसमें हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके अंदर हो गए 9 और 9 कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको हम MOT वाली सीरीज में बना के देखते हैं क्या होती है हमारी MOT की सीरीज क्या होती है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं इसके अंदर, इसमें हम बनाते हैं सिग्मा 1s। कैसे बनाते हैं बेटा, सिग्मा 1s लिखेंगे। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इसमें देखिए सबसे पहले इसकी सीरीज बनाइए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में क्या होता है, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, पहले सिग्मा 2p z, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। एक बार इतना बना के देखते हैं क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। उसके बाद में क्या आता है बेटा, उसके बाद में आ जाता है आपका पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, ये एनर्जी की सीक्वेंस होती है, और फिर सिग्मा स्टार 2p z, ये वाली सीक्वेंस आपकी रहती है। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सब ऑर्बिटल्स में, तो हमें 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हमने फिल किया 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद में 12, उसके बाद 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके अंदर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें F2 में चेक करते हैं, अगर इसमें 18 है, एक और भर गया तो बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इस केस में 2 हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर F2 में। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका, ये OF क्या हो जाएगा बेटा, OF क्या हो जाएगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जो आपका F2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा है बॉन्ड कौन सा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड चीज क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम चेक करना है OF और F2 में चेक करना है। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इधर है 17 इलेक्ट्रॉन और इधर है 18 इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन होता है 17 और 16 का हमें पता है, जब O2 है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2। तो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इसका होता है बेटा 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा है OF का, OF का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो आपकी स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, ये ऑर्डर आपका रहेगा किसका, स्टेबिलिटी का। तो ये आपकी स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, OF की। तो F2 क्या होता है, वो वीक होता है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो आप चेक कीजिए क्या कहते हैं कि OF इज मोर स्टेबल। बिल्कुल OF का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, OF का ज्यादा है, तो OF क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू F2। तो ये वाली बात भी ठीक है। पहला क्या कहते हैं, OF इज पैरामैग्नेटिक,
F2 इज डायमैग्नेटिक, ये भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सी हो जाएगा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। आपसे पूछे हैं क्या होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है। बेटा देखिए, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन इसमें देखिए केमिकल, इसमें ऑप्शन है सी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बता देती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी डिफरेंट होती है। देखिए बेटा, हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं, आपका पहला है ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसमें ये न्यूक्लियस है और इधर इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लाइक इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के डायरेक्शन ये है, न्यूक्लियस की डायरेक्शन ये है जहां पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका रिवॉल्व करता है सेम डायरेक्शन में, किसमें बेटा, ऑर्थो में, और इलेक्ट्रॉन भी सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन आप बात करें ये किसके लिए बेटा, ये बात है ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अगर पैरा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उनका न्यूक्लियस जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। डायरेक्शन क्या रहेगी, अब देखिए इसके अंदर जो न्यूक्लियस रोटेट करेगा वो इसका ये वाला न्यूक्लियस तो आपका किस इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, बट इसका दूसरा वाला जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस आपका रोटेट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूक्लियस की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऑपोजिट हो गई है। यहाँ पे देखिए, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या होता है, पैरा हाइड्रोजन, ये वाला पैरा हाइड्रोजन होता है। ये डिफरेंस होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, H2O2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा होता है बेटा हाइड्रोजन। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा अपन ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है, एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, इसका इस तरीके से नजर आता है जैसे कोई बुक ओपन हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई देता है। थोड़ा इसको और ठीक से बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। तो इधर देखिए क्या कहते हैं, प्लानर बनानर, ये सब नहीं बेटा, इसका प्लानर नहीं होता, बुक ओपन है तो ये प्लानर नहीं होता और लीनियर भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नॉन प्लानर और नॉन लीनियर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फाउंड इन फर्स्ट स्पीशीज। ऐसा वाला कंपाउंड हमें बताना है, ऑप्शन बताना है जिसमें फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो या वो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने आपको बताया है स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्ट रिलेशन में होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो आप, ठीक है। तो हमने सभी मॉलिक्यूल को रखा और चेक किया, O2 2 नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद लिखा O2 के बाद हमने लिखा N2 के बाद हमने लिखा N2 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा NO पॉजिटिव और लिखा NO नेगेटिव, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी आसान सी चीजें बताऊंगी कि आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो बेटा, फिर मैं बताती हूँ आपको कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, 18 हो जाएंगे, ठीक है। इधर कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप चेक कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इधर 18 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 16, इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13 और इधर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हैं इसके, इधर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 7 15, 15 में से 4 गए, 1 गया, तो आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर कितने हो गए बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 8 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और ओके, अब देखिए बेटा,
इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इनका चेक करो। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, आपने 14 N2 से चेक करना होता है। 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये आप ट्रिक समझ लो या जो मर्जी समझ सकते हो इसको, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन आपके कम होते जाते हैं 13, 12, 11 ऐसे, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता जाता है। बढ़ते जाते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए 15, 16, 17, 18, इस तरीके से होता है। तो N2 का हमें पता है, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका? 3 होता है। इधर आए तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, इधर आए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, इधर आगे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। अगर इधर गए 14 से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। 15 के लिए 2.5 और 2, उसके बाद 2, फिर 1.5 और इधर कितना हो जाएगा 1। अब चेक कीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया, ठीक है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 1। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो हमें पता है पहली वाली स्पीशीज से ज्यादा सेकंड वाले का होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। सेकंड वाले का देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और फिर 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। तो ये वाली बात ठीक है, फर्स्ट स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड स्पीशीज, तो ये वाली चीज तो आपकी ठीक है। उसके बाद देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा 3-2, पहली वाली स्पीशीज का ज्यादा है, यानी ये वाला भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक कीजिए, सिलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको दे रखा है। पहले कह रहा है कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या ये है, हमें चेक करना है। देखिए बेटा, अगर मैं इसको कहूं कि सल्फेट अगर बाहर चला जाए और ब्रोमीन अंदर चला जाए तो ये इसका क्या आइसोमेरिज्म हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ये इसका आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी कहता है कि ये येलो प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ में, तो क्या इसकी रिएक्शन मैं AgNO3 के साथ में कराऊं तो क्या बनेगा बेटा? इसमें बनेगा AgBr बनेगा और AgBr का कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? बिल्कुल करेक्ट हो गई। उसके बाद कहता है कि इट्स आयोनाइजेशन आइसोमर, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर ये है। इसकी रिएक्शन अगर क्या कहता है कि क्या ये आपका कोई प्रेसिपिटेट देगा अगर बेरिलियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं? करा के देखते हैं। कहते हैं कि कोबाल्ट NH3 5Br जो कंपाउंड गिवन है उसका ये आइसोमर है, अगर ये बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा? बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएगा तो बेटा ये BaSO4 रिएक्ट कर जाएंगे, क्लोरीन इसकी जगह लग जाएगा, तो क्या बनेगा इसके अंदर? प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट। और ये किस तरीके का? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये वाली बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दी इज करेक्ट। ये आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है जर्मेनियम सेकंड कंपाउंड्स है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और आपका जो लेड 4 है वो कंपाउंड एक क्या है? वो कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? चाहे मैं ऑक्सीडेंट्स बोल दूं या मैं बोल दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सेल्फ क्या होते हैं? सेल्फ तो रिड्यूस हो जाते हैं और अदर को, किसी और को क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। जैसे कि LIC एजेंट दूसरों के LIC खोलता है, खुद की तो नहीं खोलता। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, और खुद का क्या कर देगा बेटा? रिडक्शन। अब देखिए इसके बारे में चेक करते हैं पहले लेड के बारे में, कि लेड जो है वो खुद का क्या करेगा बेटा? रिडक्शन, क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा ये
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रिड्यूस होगा आपका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। और आपको मैं बता देती हूं कि लेड की ऑक्सीडेशन प्लस सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसकी स्टेबल होती है, ठीक है। और जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो जर्मेनियम आपका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब ये क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यू ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होने पे ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा जो इसकी स्टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में चेक कीजिए बेटा ऐसा क्यों होता है कि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड स्टेबल होती है। इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन होता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब कि लेड की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 4 में से सिर्फ दो ही ऐसे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, NS सेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और NP सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो रीजन क्या होता है इसका कि मोर प्रोनंस्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट इन लेड के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। तो लेड क्या करता है, रिड्यूस होके सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज आपको पता है, इसमें सोडियम ऑक्साइड Na2O ये आपका एक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आपने सुना होगा, किसमें होता है बच्चा, ये डाइबोरेन में होता है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोलिक्यूल होता है B2H6, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोरोन और बोरोन। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो कंपैरिजन कैसे होगा, 3 हाइड्रोजन एक तरफ, 3 हाइड्रोजन एक तरफ। तो पहले तो बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस शेल के बना दिए, वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बोरोन के पास इधर भी, इस वाले बोरोन के पास में भी 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। एक के साथ में तो हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया, दूसरे के साथ में भी हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया। अब बचा है ये इलेक्ट्रॉन, अब बचा है ये वाला इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस वाले बोरोन का ये खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल है और इस बोरोन का ये खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इस बोरोन का खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। देखिए इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैरिंग और ये वाला बोरोन का ऑर्बिटल खाली है जो ऐसे ओवरलैप करता है। अब बची है बेटा 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया, और इधर भी हाइड्रोजन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन देगा और अपना बॉन्ड बनाएगा। अब इधर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेंटर है, 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इधर भी कितने हैं, 3 सेंटर हो गए, बोरोन बोरोन और हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो इस वाले इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने आपको दिखेंगे, 3 सेंटर 2 बोरोन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको 2 नजर आएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ POH बॉन्ड बताना है, किसके अंदर बताना बेटा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसको ध्यान से देखिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2P2O6। ये होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कैसे बनेगा इसमें स्ट्रक्चर, देखिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऐसा रहेगा,
2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड स्टेट में होते हैं और अब कितने बच गए, 4 हाइड्रोजन बच गए और 4 ऑक्सीजन। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, OH OH और OH इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ POH बॉन्ड आपसे पूछे थे, तो यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 और 4 4 POH बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि 4 POH बॉन्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले देखिए, द मोलिक्यूल दे रखा आपको CH4 NF3 NH4 पॉजिटिव एंड वाटर, ये बेटा वाटर दे रखा आपको। ठीक है, इस कंपाउंड में आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। क्या नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम है क्या सब में? बेटा ऐसा तो स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेगा, तो सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं NF3 का, तो NF3 का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये NF3 का स्ट्रक्चर है। और अब स्ट्रक्चर बनाते हैं NH4 पॉजिटिव का, तो NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ये आपका NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और आपका वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और अब इनकी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर इसका 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, sp3। इधर भी स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बेटा, sp3। पहला कहते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, बिल्कुल गलत है, इसके पास लोन पेयर है बट इधर तो कोई लोन पेयर नहीं है। सेकंड में कहते हैं कि ऑल हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम, कहते हैं कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बिल्कुल ये आंसर आपका करेक्ट है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है टाइटेनियम +2 के लिए। तो हमें पता है टाइटेनियम एक 3D एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा, 3d2 4s2। स्कैंडियम के बाद में क्या आता है बच्चा, टाइटेनियम। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचेंगे, 3d2 बच जाएंगे। तो अब देखिए बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मूला क्या होता है बोर मैग्नेटन का, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, रूट n इंटू n+2, ये होता है फॉर्मूला। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2+2, ये कितना आ जाएगा बेटा, √8 इसका आंसर होगा। और √8 को जब आप सोल्व करोगे 2.87, इसका कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको √8 में ही पूछा है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछिए, देखिए, ज़ीनोन कैन फॉर्म, ओनली ज़ीनोन ऐसा कंपाउंड है जो फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। यानी ज़ीनोन एक ऐसा नोबल गैस है जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड बनाता है। इसका क्या रीजन है, ज़ीनोन क्या कहते हैं कि क्या उसका लार्ज साइज है ज़ीनोन का, क्या ये रीजन है, बिल्कुल यही रीजन है ज़ीनोन का कि ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ज़ीनोन का लार्ज साइज है। क्योंकि बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे आप तो नोबल गैसेस में बिल्कुल नीचे की तरफ आता है, तो ये क्या होता है इसका लार्ज साइज से होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का साइज अगर बड़ा हो गया, एटम का साइज बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के बड़ा साइज हो गया। अगर एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और आपको ये बता दें कि सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो नोबल गैसेस से कंपैरेटिवली रिएक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी इतनी ज्यादा है कि और किसी की बस की बात नहीं है कि वो ज़ीनोन के साथ में कंपाउंड बना ले। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसका लार्ज साइज है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस यूज्ड एज अ काइरोजेनिक एजेंट। काइरोजेनिक एजेंट क्या होता है बेटा? जो टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है, कम कर देता है टेम्परेचर को, और कितना ले जाता है? लगभग -150 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर को कम करता है उनको कहते हैं हम काइरोजेनिक एजेंट। क्या करते हैं? लोअर डाउन द टेम्परेचर, लोअर डाउन कर देते हैं टेम्परेचर को। कहां तक? अप टू -150 डिग्री सेल्सियस। ऐसे वाले गैस को, ऐसे वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? काइरोजेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑप्शन ए हीलियम इज करेक्ट आंसर। हीलियम इज अ काइरोजेनिक एजेंट। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव। क्या करता है? सोडियम आयोडाइड, NaI जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करती है, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनता है बेटा? यहाँ पे बनता है NaNH3, NH3 4 और I, ये बन जाता है जब आपकी NaI सोडियम आयोडाइड अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कहते हैं कि फोटोग्राफी के अंदर विच कंपाउंड यूज एज अ फिक्सिंग एजेंट। फिक्सिंग एजेंट की तरह कौन सा कंपाउंड काम करता है? तो इसमें ऑप्शन कहता है सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट या सोडियम क्लोराइड। नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं करता, ठीक है। ये ए और बी दोनों करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड डी, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये दोनों कंपाउंड ऐसे होते हैं फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्ट्रक्चर के बारे में। आपसे पूछा है ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बनाइए बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये लोन पेयर हो गए। और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, फ्लोरीन एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा और फ्लोरीन एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा। तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स। और ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, टी टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर का जो शेप होता है टी शेप होती है बेटा स्ट्रक्चर की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा आपका डायामैग्नेटिक के लिए क्या चेक करते हैं कि जो कंपाउंड आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक, और जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन करता वो कंपाउंड क्या होता है? डायामैग्नेटिक। आपको डायामैग्नेटिक बताना है। तो देखिए ऑटो आप एक बार चेक करना होता है कि इफ अगर आपके, हमें पता है कि अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या लगाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके सीरीज अलग लगेगी, जैसे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो क्या लगेगी सीक्वेंस? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद में क्या होता है? सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, इस तरीके से होता है। और उसके बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z, ये होता है आपका सिग्मा स्टार 2p z, एनर्जी लेवल का ये होता है, ठीक है। अब देखिए O2 का मतलब कितने हैं बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिल करते हैं O2 के लिए, चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 4 6 8 और उसके बाद 10 12 14 और 14 के बाद में है 15 एंड 16। तो अगर देखेंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला तो आपका डाया नहीं होगा, O2 आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? O2 2 नेगेटिव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, उसके बाद सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2 और सिग्मा 2p z, इसमें भी 2 आ जाएंगे, पाई 2p x, पाई 2p y, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हो गए बेटा? ये हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद में क्या आया? पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y।
अब इनके अंदर कितने आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 14 और 16 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो इसके अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव इज अ डायामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर बताना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए इन सबके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बना के हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है SO2, SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर SO3 का स्ट्रक्चर, SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। SO4 नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए बेटा बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए। क्या लिखेंगे कि टोटल बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स है, डिवाइड बाय आप टोटल SO ग्रुप से डिवाइड कर देंगे, SO ग्रुप से डिवाइड कर देंगे तो इन वाले कॉम्प्लेक्स का आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। टोटल बॉन्ड कितने हैं बेटा? 4 बॉन्ड्स है। 4 बॉन्ड्स को डिवाइड किया हमने, SO बॉन्ड्स कितने हैं? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद देखिए इधर वाले कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड कितने हैं? 6 बॉन्ड है और SO बॉन्ड्स कितने हैं? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। और इधर वाले में बॉन्ड ऑर्डर देखिए तो कितना बॉन्ड हो गया? बॉन्ड्स हो गए आपके 6 और SO बॉन्ड्स कितने हैं? 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बॉन्ड्स कितने दे रखे हैं? 4 और SO बॉन्ड्स कितने हैं? 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 1.32, इतना हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखिए आप ऑप्शन कौन सा ठीक होगा कि आपका SO2 SO3 का सेम है, तो ये ऑप्शन है सिर्फ इसमें SO2 SO3 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। SO4 2 नेगेटिव का ज्यादा, फिर SO3 2 नेगेटिव का उससे कम होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर है बॉन्ड ऑर्डर का। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है परमैग्नेट आयन जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गई, तो उसके पास D0 इलेक्ट्रॉन है, तो DD ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती। फिर क्या रीजन है इसमें कलर का कि कलर पर्पल शो कर रहा है? तो बेटा देखिए मैग्नीज के पास में अगर इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब d ऑर्बिटल खाली है। d ऑर्बिटल खाली है लेकिन क्या लिगेंड भी खाली है? नहीं, लिगेंड के पास में तो इलेक्ट्रॉन है। तो लिगेंड क्या करता है? लिगेंड से मेटल में चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी वजह से भी वो कलर शो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, कहां से? लिगेंड से मेटल के अंदर। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कलर रीजन होता है कलर का, ठीक है। सो नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि निकल CO4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। इसी में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें मैंने बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन आपके निकल की क्या मिलेगी? sp3 मिल जाएगी, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी पूछी है? कोबाल्ट F6 की ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट F6 2 नेगेटिव की आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो बेटा इसमें आप चेक कीजिए, पहले तो इसकी अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। x -6 इज इक्वल टू -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4 और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो आप चेक कीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कोबाल्ट की 3D क्या होती है बेटा? 3D7 4s2। तो आप चेक करिए कोबाल्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 यहाँ से चले गए, तो यहाँ से चले गए 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? n × n+2, 5 × 7 इज इक्वल टू √35 बोर मैग्नेटम। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा मिक्स्ड पेयर ऑक्साइड नहीं है, नोट बोला है बेटा, ठीक है।
क्या ये है क्या? बिल्कुल ये मिक्स पेयर ऑक्साइड है, ये भी है ये भी, लेकिन इसमें Fe2O3, Fe2O3 जो होता है नॉट मिक्स्ड पेयर ऑक्साइड, नॉट मिक्स्ड ऑक्साइड, ये मिक्स्ड ऑक्साइड से मिलके नहीं हुआ बना है, ये अकेला खुद एक ऑक्साइड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाकी वाले ऑक्साइड्स की तो बिल्कुल वो बने हैं, जैसे Mn3O4 की बात करें तो ये बनता है मैग्नीज ऑक्साइड से प्लस MnO2 से, तो ये मिक्स ऑक्साइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट वाला भी बाकी सब है, लेकिन ये दोनों इनमें से ये वाला पेयर मिक्स ऑक्साइड नहीं है, ये वाला मिक्स्ड ऑक्साइड है किसका? आयरन ऑक्साइड और आयरन Fe2O3 का, ये वाला ऑक्साइड है, लेकिन ये मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपसे पूछा है शेप और ज्योमेट्री आपसे पूछी हुई है, तो इसकी क्या ज्योमेट्री होती है? तो Clf3 का हमने अभी पढ़ा था, Clf3 की शेप क्या होती है बेटा? टी शेप होती है। PCl5 की शेप क्या होती है? PCl5 की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ClF5 की क्या होती है बेटा? स्क्वायर पिरामिडल होती है। Cl4 की टेट्राहेड्रल होती है। जीनोन और F4 की स्क्वायर प्लानर होती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? फर्स्ट का 5 और सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का 5 ऑप्शन क्या है इसके अंदर, और उसके बाद में आप चेक कर लीजिए ई का क्या दे रखा है हमने, ई का फर्स्ट, तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चेक कीजिए। आपने इसमें कहा है कि अगर क्वांटम नंबर n और l की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो बताइए कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें सही होगी। देखिए बेटा, अगर n और l की वैल्यू बराबर होने का मतलब अगर पहला शेल है तो एक सब शेल है, ठीक है, तो ये वाली चीज है, और सेकंड शेल है तो उसके अंदर अगर मान लो कि n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो ये कहना चाहता है कि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू भी 1 तक हो, यानी कि जब 1s पहला शेल है तो 1s है तो 1p भी होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं 1p भी होना चाहिए, 1s है तो 1p भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 तक होनी चाहिए, 0, 1 और 2 यहाँ तक होनी चाहिए, यानी कि 2s 2p और 2d भी होना चाहिए, और जब 3 है तो 3d तक होना चाहिए। तो देखिए बेटा 1s 1p 2s 2p और 2d ये वाला ठीक है, लेकिन n+l रूल के अकॉर्डिंग 3s की एनर्जी कम होगी 2d से, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें करेक्ट है, ये पूछी गई है, करेक्ट आपसे पूछी गई है, क्या पहली वाली करेक्ट है? क्या पहली रिएक्शन के अंदर बेटा ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, इसकी जगह बनता है CaCO3, ये बनता है, ठीक है, अमोनिया के साथ में ये बनता है। फिर सेकंड वाली रिएक्शन ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें भी ये नहीं बनता है, यहाँ पे भी CaCO3 बनता है। क्या थर्ड स्टेटमेंट ठीक है क्या? CaCO4 ठीक, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस वाली में भी ये वाला नहीं बनता है, C2H2 यहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है इस वाले में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बतानी है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो प्लस जिसके अंदर रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन आपको बतानी है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें सब में से आप चेक करेंगे, इधर +5 है तो एक वाला कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा जिसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो आप इसमें चेक करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले डी ऑप्शन को इसमें चेक करते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2 + 2x - 6 = 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x और ये हो गया 4, 2x = 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी? +2 वैल्यू हो जाएगी। इधर कितनी हो जाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + x - 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +6, इधर देखेंगे इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इधर देखेंगे अगर हम Na2SO4 में तो 2 + x - 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +6, तो इधर भी कितनी है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से +6 हो गई, +2 से +6 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गया, और +6 से और अगर 0 हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पे
रिडक्शन हो गया है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया है, तो रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकियों को चेक करना, बाकी नहीं होंगी, ठीक है। सो नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, पॉलीहलाइड की स्यूडो हलाइड किसको बोला है? स्यूडो हलाइड जिसमें कोई हलाइड नहीं है लेकिन वो फिर भी स्यूडो हलाइड मतलब हेलोजन की तरह काम करता है लेकिन हेलोजन नहीं है। तो पहला वाला कोई भी हेलोजन होगा वो स्यूडो हलाइड नहीं हो सकता, ये गलत है और ये गलत है। ये वाले दोनों स्यूडो हलाइड है, बिल्कुल ठीक है। आगे चेक कर दिए बेटा, आगे देखिए पॉलीहलाइड्स और उसके बाद इंटरहेलोजन। इंटरहेलोजन जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, उस पे चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होता है। अब देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको जो लिखा हुआ है इंटरहेलोजन, इस पे चार्ज है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरहेलोजन जो होता है वो आपका चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, स्यूडो हलाइड, पॉलीहलाइड जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन हो, और इंटरहेलोजन जो न्यूट्रल टाइप का होता है और जिसमें हेलोजन्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट CrNH3 6Cl3 इज रोंग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गलत है, ऐसी चीजें आपको बतानी है। क्या इसके अंदर D8P2sp3 हाइब्रिडेशन है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, ये सब आपको गिवन है। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, अगर CrNH3 पॉजिटिव है, Cl3 है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज होगा। तो अब देखिए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, X प्लस अमोनिया पे 0 इज इक्वल टू +3। तो यानी कि क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s2 होती है, 3d5 4s1 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, तो ये कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी बन जाएगी 3d3 4s0। तो आप चेक कीजिए 3d3 के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3d, दिस इज 3d, 3d के बाद में बचा 4s, 4s के बाद में क्या आ गया 4p, 3d 4s और 4p, ये आपका हो जाएगा। देखो 3d 4s और 4p, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कोई पेयरिंग का भी चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या बनेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हमें रोंग बताना है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है और पैरामैग्नेटिक भी है, हमें तो गलत बताना है। तो पहली चीज तो हमारी सही है, सेकंड में कहते हैं पैरामैग्नेटिक है, ये भी सही है, फिर कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये वाली बात बेटा गलत हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। रीजन क्या है कि जब आपके डी ऑर्बिटल इनर के यूज हुए हैं तो वो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सो नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है PO4 3 नेगेटिव की। स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे PO3 2 नेगेटिव, PO4 बना रखा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 नेगेटिव है, एक नेगेटिव इधर एक नेगेटिव इधर। तो इसके हाइब्रिडेशन देखेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर है बेटा 4, और 4 स्टेरिक नंबर का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कौन सा आप डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिज्म का मतलब वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए सैमरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीनोन 4f6 होता है, यूरोपियम इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 4f7 हो गया, और इटर्बियम का मतलब ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच गया 4f14, और 4f14 और ये ज़ीनोन, और इसमें क्या हो जाएगा 5d1 हो जाएगा, और 4f1 5d1, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो अब देखिए इसके अंदर क्या बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको चेक करनी है, ठीक है, 5d1 और 4f1, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला आपका क्या है, फुल्ली फिल्ड है। 14 का मतलब क्या है कि f ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, और अगर फुल्ली फिल्ड है तो मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछिए एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होना चाहिए कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए स्पीशीज। ठीक है, अगर मैं बोरोन के ट्राईहेलाइड्स की बात करूं तो बोरोन के ट्राईहेलाइड्स में क्या बॉन्ड बनता है बेटा, पी पाई बॉन्ड बनता है। जितना पी पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो आप चेक कीजिए, जो सेम टाइप के ऑर्बिटल होते हैं 2p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग ज्यादा इजी होती है। तो सबसे ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होती है, सबसे ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन भी क्या होता है 2p से, बोरोन भी क्या होता है 2p से। तो यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं Bi3 के अंदर, वहां पे पी पाई बॉन्डिंग अच्छी होती है, अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक आपका 2p ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो डेफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी Bi3 की और Bf3 की लिस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा मोबिलिटी की हम बात करें, मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के। जितना बड़ा साइज होता है वो हाइड्रेट कम होता है, वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली लाइट होता है और मूवमेंट ज्यादा कर पाता है। ठीक है, तो जितना बड़ा एटम होगा उतना ही हाइड्रेशन कम होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ऑप्शन हो जाएगा डी। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सोल्ट है जो SO2 देगा, रिएक्शन होने के बाद क्या देगा बेटा, SO2 किसके साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जो SO2 देगा और बाद में वो क्या कर देगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा, सोडियम सल्फाइड। ये क्या करता है, Na2SO3 ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में और क्या बनाता है, Na2SO4 और SO2 रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। अब ये वाटर क्या करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, क्या बनाता है बेटा, HBr और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन SO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, SO3 बनाती है, डीकलराइज कर देता है, डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो NaOH और Na2O2 के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है। तो इसमें येलो कलर कौन सा कंपाउंड देता है बेटा, ऑप्शन सी, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड देता है। क्या बनाते हैं बेटा, देखो क्रोमियम OH थ्राइस जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, NaOH के साथ रिएक्ट कर देता है लेट्स से, और ये बनाता है आपका Cr, सोडियम क्रोमेट बनाता है। क्या बनाता है ये, सोडियम क्रोमेट बना देता है। NaCr, Na2CrO4 ये बना देता है सोडियम क्रोमेट। और ये जो सोडियम क्रोमेट जो होता है इसका कलर जो होता है वो कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, सोडियम क्रोमेट ये देता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में ऑफ सल्फाइड आयंस के अंदर, तो ये कैसा कलर प्रोड्यूस करता है बेटा, ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। क्या होता है, जैसे कोई भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को ऐड किया सल्फाइड में, जैसे हमने Na2S के अंदर ऐड किया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2Fe CN6 CN5 और NO, इसकी रिएक्शन कराई, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसकी रिएक्शन कराई और कराने के बाद ये आपका बनाता है Na4Fe
CN5NOS, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसका कलर कैसा होता है? ये कलर होता है बेटा पर्पल, पर्पल कलर होता है। तो ये पर्पल कलर देता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसकी? मैग्नीज+4 की। तो मैग्नीज+4 का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? मैग्नीज 3d5 में होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा? 3 बन जाती है। 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन 3d5 4s2 होता है, तो 2 यहां से गए 2 यहां से गए, तो क्या बन गया? ये 3d3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3d3 का अब क्या बनेगा? 3d3 4s0 बन जाएगा। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, अन की वैल्यू हो गई 3, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 यानी 3 इंटू 5, और आंसर कितना आ जाएगा? √15, √15 आएगा। और √15 का मतलब 3.8784 ऐसे 87 के आसपास आ जाएगा बोर मैग्नेटन। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 4 बोर मैग्नेटन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 बोर मैग्नेटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइनल स्टेप फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर को एक्सट्रैक्शन करने का लास्ट स्टेप बताइए। बेटा कॉपर आपको मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखिए। बेटा सबसे पहले कि कॉपर सल्फाइड को, जो कॉपर सल्फाइड होता है उसकी क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद वो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहले जो कॉपर पाइराइट होता है इसको हम पार्शियली क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या बनाता है ये बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड, अब पाइराइट जो होता है वो पूरा सल्फाइड पूरा का पूरा आपका ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, पार्शियली ऑक्सीडाइज किया है। अब क्या हुआ है कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, ये ऑक्साइड जो बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट कराने के बाद आपको कॉपर देगा, और कॉपर के साथ साथ आपको SO2 गैस रिलीज करेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं बेटा। तो ये सीरीज आप पक्का देख के जाना जब आप बिटसेट के पेपर में जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जो आपकी एनालिसिस है और जो टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं वो क्वेश्चंस तो आपको पक्का करके जाने हैं। क्या पता उन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, सो इसी के साथ इस सीरीज में हम खत्म करती हूँ मैं बिटसेट की सीरीज। ठीक है, और मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।